हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है मिशन बोर्ड की, इसमें हमने चैप्टर 1 को 4 टॉपिक के साथ कंप्लीट कर लिया है और अब हम लाए हैं आपके लिए दूसरा चैप्टर। इसमें भी इस चैप्टर को भी हमने 3 टॉपिकों में डिवाइड किया है और हम एक एक करके तीनों टॉपिक डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि यहाँ से एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और हमें उनको किस प्रकार से हल करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, पहला जो मैंने इसमें टॉपिक बनाया है वो है सबसे पहले बेसिक का। हमें जो पोलिनोमियल होता है उनका बेसिक हमें पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ से आता है। हमारे पास एक ग्राफ गिवन होता है और उसमें बोला जाता है कि आप शून्यकों की संख्या बताइए। तो ये हमारा टॉपिक फर्स्ट में क्लियर हो जाएगा। दूसरा आता है बच्चों इसमें टॉपिक 2, उसमें मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड किया दूसरे टॉपिक को। पहला टॉपिक में क्या होगा कि हमारे पास एक द्विघात बहुपद गिवन होगी और हमसे बोला जाएगा कि शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास शून्यकों का योगफल या शून्यकों का गुणनफल दिया होगा और हमको कहा जाएगा कि आप द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मीन्स ये जो पहला और दूसरा पॉइंट है ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो हम इनको किस प्रकार से हल करेंगे ये भी हम सीखेंगे टॉपिक 2 में। उसके बाद है बच्चों टॉपिक 3, जो हमें सिखाएगा कि बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम, जिस प्रकार से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था, ठीक है। तो आपको पता होगा हमने जब भी विभाजन एल्गोरिथम हम करते क्या है भाग, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे भाग देंगे, भाग करना सीखेंगे। तो लेकिन यहाँ जो हम भाग करना सीखेंगे बच्चों वो किसका होगा, बहुपदों का होगा। तो ये 3 टॉपिक है जिसके साथ हमारा ये चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका टॉपिक नंबर 1। तो देखिए बच्चों, टॉपिक फर्स्ट में जो बेसिक था उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, सबसे जो बेसिक से अगर हम चलते हैं बच्चों तो एक होता है चर, एक होता है अचर। चर राशियाँ क्या होती है, चर मने चरना, चर मीन्स चरना, वे राशियाँ जिनका मान क्या होता है बदलता रहता है, ठीक है। चरना मीन्स बदलते रहते हैं, वो इधर से उधर उधर से उधर। तो वे राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है उनको क्या कहते हैं, चर राशियाँ कहते हैं। और आ मने नहीं, चर मने चरना, जो नहीं चरते हैं, इस अर्थात जिनका मान नहीं बदलता है वो क्या होते हैं, अचर राशियाँ कहलाती है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो चर होता है बेटा वो होता है वेरिएबल्स, वो क्या होता है वेरिएबल्स, ठीक है। और जो हमारा अचर होता है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। सीधी सी बात, अगर हम साधारण सी भाषा में बोलें तो अचर संख्याएं होती है, सीधी सी बात। अचर क्या है, संख्याएं, नंबर्स होते हैं। और चर क्या होती है, जैसे हमारे पास एक्स, कहीं एक्स होता है, वाई जेड, जैसे हम बोलते हैं किसी बच्चे की आयु एक्स वर्ष है तो अर्थात वो क्या कह रहा है वहाँ पे चर है, क्योंकि हमें क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। अब क्या होता है कि जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती है, जब क्या होता है ये दोनों चीज़ें मिल जाती है तो इन दोनों के मिलने से जो हमें बेटा प्राप्त होता है उसको कहते हैं बीजीय व्यंजक, उसको कहते हैं बीजीय, वो होता है बीजीय व्यंजक। अब ये क्या होता है बीजीय, जब हमारे पास चर और अचर होते हैं। जैसे हम कैसे कह सकते हैं, जैसे मान लो एक्स है, x+1 हो गया है ना, इसमें चर भी आ गया अचर भी आ गया, ये दोनों मिल गए। या कहीं क्या हो गया 2x हो गया है। या हम लिख सकते हैं 2x², या हम लिख सकते हैं 2/y, ठीक है। इस प्रकार से हम बहुत सारे मतलब हम इनको मिला के बना सकते हैं, ठीक है। जैसे 3√x 4x-1। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो सारे होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, बीजीय व्यंजक। अर्थात जब हमारे चर और अचर आपस में किसी रिलेशन से जुड़ जाते हैं, जैसे यहाँ पे इनके बीच में जो रिलेशन है प्लस का है या इनटू का है या इनटू का है या डिवाइड का है या इनटू का है, तो इस प्रकार जब ये किसी रिलेशन से आपस में जुड़ जाते हैं चर और अचर, तब हम उसको क्या कहते हैं कि ये जो रिलेशन है ये क्या है, ये बीजीय व्यंजक कहलाता है, ठीक है, ठीक है। तो जिसको हाँ, और अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पहले चर फिर अचर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारा वेरिएबल कांस्टेंट के बाद बीजीय व्यंजक। उसके बाद देखिए बच्चों, इससे ये जो बीजीय व्यंजक होते हैं ये क्या करते हैं, एक शर्त को, एक अगर ये पूरा करते हैं, वो शर्त क्या होगी, एक शर्त होती है जिसको ये पूरा करते हैं कि जो इसमें क्या होगी, चर राशि की घात एक पूर्ण
संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अगर क्या होता है, अगर ये जो हमारे बीजीय व्यंजक है जिनको हम क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर क्या होता है, अगर ये जो बीजीय व्यंजक हैं, अगर इनमें से हम ऐसे बीजीय व्यंजकों को उठाते हैं जिनमें जो चर राशि होगी बच्चों, उनकी जो घात होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या आपको पता होगा क्या होता है, पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से शुरू होती है। अगर वो कंडीशन अप्लाई होती है तब जाके हम कहते हैं उनको बहुपद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके हम उसको क्या कहते हैं, जो हमारे चैप्टर का नाम है बहुपद, तब हम उसको क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे, पॉलीनोमियल्स, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, बहुपद होता है। तो बहुपद के लिए शर्त क्या है कि जो बीजीय व्यंजक होंगे तो उन बीजीय व्यंजकों में से वही बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाएगा जिसकी जो घात होगी, जिसमें जो चर राशि होगी उसकी घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब अगर हम ऊपर से लेते हैं तो देखिए बच्चों, ऊपर से अगर हम देखें तो इसमें x+1, x की घात कितनी है, 1 है। ठीक है, तो ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। 2x को देखिए, ये भी क्या है, एक बहुपद है। बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बीजीय व्यंजक बहुपद है। ये बीजीय व्यंजक भी बहुपद है, ये बीजीय व्यंजक भी क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, ये वाला बीजीय व्यंजक क्या बहुपद है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए बच्चों, इसमें जो चर राशि है y वो कहाँ है, अपॉन में। और हमको पता होना चाहिए कि जब कोई क्या होता है, हर में होता है, तो अगर हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे जो y की घात अभी क्या है, +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और पूर्ण संख्या में तो ऋण होता नहीं है, तो इसलिए क्या है, एक बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है। इस प्रकार से यहाँ देखिए, जैसे √x है, तो जो √x होता है, अगर कोई संख्या रूट के अंदर है, अर्थात इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो घात है बच्चों कितनी है, आधा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, आधा पूर्ण संख्या होता है, नहीं, तो अर्थात ये भी नहीं है। इसमें देखिए x की घात क्या है, ऋण संख्या, ऋण है, ऋणात्मक है। और हमने बोला पूर्ण संख्या में ऋण होता नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो अर्थात अगर हम दिए गए ऊपर के जो बीजीय व्यंजक हैं उनमें से अगर हमें बोला जाए कि कौन बहुपद है, तो ये 3 बहुपद हैं, बाकी के बहुपद नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बहुपद ये किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ। ये हमने सीखा बहुपद। अब देखिए बच्चों, इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके प्रकार। हम क्या, अब बहुपद तो हमें पता चल गया है बहुपद क्या होता है। ठीक है, अब है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार में देखिए, पहला तो क्या होता है, पहला होता है रैखिक। क्या होता है, रैखिक बहुपद। ऐसे में टाइम ज़्यादा लग रहा है, मैं पहले इनको लिख लेता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। तो देखिए बच्चों, मैंने इसके प्रकार लिख दिए, उसमें टाइम लग रहा था। देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, जिस बहुपद की अधिकतम घात, ये भी लिखना जरूरी है ना, अधिकतम घात 1 हो। ठीक है, तो जिस बहुपद की अधिकतम घात क्या हो, 1 होगी, उस बहुपद को कहेंगे रैखिक बहुपद। ठीक है, दो घात वाला बहुपद, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस बहुपद की अधिकतम जो घात होगी बच्चों वो कितनी होगी, 2, इसकी अधिकतम घात होगी 1, तो वो होगा रैखिक बहुपद। जिस बहुपद की अधिकतम घात होगी 2, वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। और जिस बहुपद की अधिकतम घात कितनी होगी, 3 होगी बच्चों, उसको कहेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है, अगर हम इनके व्यापक रूप की बात करें तो ये क्या होता है, ax + b, ये किस रूप का होगा, इस रूप का होगा। जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा, रैखिक बहुपद होगा बच्चों, वो होगा ax + b का। देखिए x की घात कितनी है, वहाँ पे 1 है। ठीक है, अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पॉलिनोमियल की बात होती है, द्विघात बहुपद की बात होती है, तो उसका जो व्यापक रूप होता है बच्चों, वो होता है ax² + bx + c। ठीक है, ये इसका क्या होता है, ये इसका व्यापक रूप होता है। देखिए x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, यहाँ पे x की घात कितनी है, 1 है। ठीक है, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमारा क्या है, त्रिघात है, तो इसमें कैसे होगा, ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, इस प्रकार से ये होगा, जिसमें देखिए कि जो अधिकतम घात है x की वो कितनी है, 3 है।
ठीक है। तो दूसरी पहली बात तो हमें ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज की गई है बहुपद की घात, देखिए बच्चों यहाँ पे हर उसमें लिखा है बहुपद की घात, इसमें भी लिखा है बहुपद की घात, और यहाँ भी लिखा हुआ है बहुपद की घात, ठीक है। तो बहुपद की घात होता है क्या? बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात उस बहुपद में जो चर राशि होती है उसी की घात को बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है। मतलब मान लो जैसे ये है तो इसमें दो, ए की घात कितनी है, बी की घात क्या है, इससे मतलब नहीं, एक्स की घात कितनी है वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो एक्स की घात 1 है तो वो रैखिक बहुपद है, एक्स की अधिकतम घात तो 2 है तो द्विघात बहुपद है, एक्स की अधिकतम घात 3 है तो त्रिघाती 4 होगा, तो इस तरह से वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के हमें जो चर राशि होगी उनकी घातों को देखना होता है। जैसे हमारे पास 9th में क्वेश्चन आता था, हमारे पास कोई बहुपद होता था, अब पूछा जाता था कि इस बहुपद की घात कितनी है, इस बहुपद की घात, तो हम क्या करते थे, उसमें एक्स की मैक्सिमम पावर को देखते थे, वही उसकी क्या होती थी, अधिकतम घात होती थी। तो आई होप आपको ये सारा इसका समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, अब देखिए बच्चों, इसी में जो हमारा टॉपिक फर्स्ट था उसमें जो दूसरा पार्ट था बेसिक की बात, उसमें है बहुपदों का शून्यक। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शून्य क्या होता है, फिर हम सीखेंगे कि उसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे हम उसका मान निकालते हैं। तो बहुपदों के शून्यक क्या होता है? देखो बहुपद हम समझ गए, 2-3 प्रकार के बहुपद हमने अभी देखा है ना, जिसमें कि हमने रैखिक बहुपद भी देखा, द्विघात बहुपद भी देखा, त्रिघात भी देखा। तो इसमें शून्यक क्या होता है बेटा, जिसका नाम ही देखो जीरोज, जीरोज मीन्स शून्यक, अर्थात किसी बहुपद का वह मान या किसी बहुपद में चर राशि का वह मान जिस पर वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जिस पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास ए एक्स प्लस बी है, उसमें मैं एक्स का ऐसा क्या मान रखूं कि वो मेरा बहुपद क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वही मेरा एक्स का वही मान मेरा क्या कहलाएगा, उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि देखिए जो रैखिक बहुपद था, तो रैखिक बहुपद के जो शून्यक होंगे बच्चों वो एक ही शून्यक होगा, क्योंकि एक्स की घात कितनी है, 1 है। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो इसका द्विघात बहुपद था, तो उसके 2 शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे, ठीक है। तो इनके जो शून्यक निकलते हैं वो डिपेंड करते हैं कि उस बहुपद की घात कितनी है। अगर बहुपद की घात 1 है तो शून्यक भी 1 होगा, बहुपद की घात 2 शून्यक 2, बहुपद की घात 3 है तो शून्यक 3 होंगे, ठीक है। तो अब देखिए जैसे हम रैखिक बहुपद की बात करते हैं, रैखिक बहुपद जो होता है रैखिक बहुपद क्या होता है हमारा, ए एक्स प्लस बी, इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। अगर इसको हमें इसका नहीं पता है कि ये इसका जो शून्यक क्या है, तो हम इसको शून्यक करने के लिए हम मानते हैं कि ये क्या है, ए एक्स, हम इसको बराबर जीरो रख देते हैं, क्या रख देते हैं, जीरो, या हम लिखते हैं x बराबर के पर, हम क्या लिखते हैं कि मान लो x बराबर के पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। हमने देख लिया कि x का मान क्या रखेंगे, अगर हम k रखते हैं तो ये क्या हो गया, जीरो हो जाता है, ठीक है। अब ये जीरो हो गया, ठीक है, यहाँ पे हम x की जगह क्या रख देंगे, अब k रख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, ये a के यहीं रहेगा, जो प्लस का b है उधर जाके बराबर के उधर क्या हो जाता है, माइनस b हो जाएगा, ठीक है बच्चों, k यहीं रहेगा, और ये जो a जो है यहाँ पे ये डिवाइड में है, ये इंटू में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो k का जो मान आया है मेरा क्या है, वो -b/a, अर्थात जो x बराबर k था, अर्थात जो x बराबर क्या लिख सकते हैं हम, -b/a दिए गए रैखिक बहुपद का शून्यक है, ठीक है, समझ में आ गया। हम कह सकते हैं कि x का मान जो -b/a है वो यहाँ पे क्या है, इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। अब आप कहेंगे कैसे, देखिए आप यहाँ पे ये जो है हमारे पास बहुपद था ax प्लस बी, यहाँ पे x बराबर क्या रख दें, यहाँ पे -b/a, यहीं से हमने निकाला है। तो देखिए a x की जगह हम क्या रखेंगे, -b/a, तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो -b + b ये कट के क्या बन जाएगा, जीरो। आया जीरो कि नहीं आया जीरो, ठीक है ना। तो अर्थात x का कौन सा मान है, -b/a, जहाँ पे ये क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसी प्रकार से क्या होता है, ax² जो द्विघात बहुपद होता है उसको भी हम हल करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा मेन मोटिव मैं आपको सिर्फ ये इसलिए समझा रहा हूँ कि शून्यक होता क्या है,
ठीक है, अब हम समझ गए शून्य क्या होता है। अब हम इसको ग्राफ में देखते हैं जो हमसे बोर्ड में पूछा जाता है। अब हम उस पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए, देखिए ये ध्यान रखना है आपने, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया है और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या किसके लिए आएगा, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया शायद, पी एक्स, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखिए बच्चों ये आपको समझना है। होता क्या है कि ये जो होता है, ये पी एक्स क्या होता है, हमारा पॉलिनोमियल है। क्या होता है, जो पॉलिनोमियल जो हम जैसे मैंने यहाँ पे बोला था ना, एक इसको मैंने रैखिक बहुपद बोला था। तो ये जो रैखिक बहुपद है, आप देखिए इसमें चरराशि क्या है, एक्स है। ठीक है, तो ये जो है मेरा, ये पी एक्स है, ये क्या है, पी एक्स है। अगर मैं इसमें वाई लेता, अगर मैं चरराशि y लेता तो ये मेरा क्या होता है, पी वाई होता। ठीक है, अब होता है क्या कि जब हम ग्राफ पे आते हैं तो ग्राफ में किसी भी बिंदु को या किसी निर्देशांक को जब हम दिखाते हैं तो x, y से दिखाते हैं। आपको पता होगा डिनोट करने के लिए x, y चाहिए होता था। ठीक है, दो चर चाहिए होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये y इज इक्वल टू पी एक्स कर देते हैं। मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल होगा उसको हम क्या कर देंगे, y के बराबर इक्वल मान लेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये पी एक्स का मान बदलेगा उसी तरह से y का मान बदलेगा, और हमें क्या होंगे, यहाँ पे जो बेटा हमारा ये ग्राफ होगा इस पर अलग अलग प्रकार के बिंदु दिखेंगे। ठीक है, ये हमने 9th में भी करा था, अगर आपको ध्यान होगा, चौथा चैप्टर, तो उसमें हमने इसको, तीसरे में निर्देशांक ज्यामिति था और चौथे में हमने इस पर इक्वेशन पढ़ी थी। आपको पता होगा कि इसकी जो इक्वेशन होती थी, जो रैखिक बहुपद होता था, उसकी जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, एक सरल रेखा बनती है। ठीक है ना, वो सरल रेखा है, जैसे एक बिंदु यहाँ मिलता था, एक बिंदु तो हम उसको मिला देते थे। तो ये तो होता है, ये होता है जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझिए कि अब देखिए इसने y इज इक्वल टू पी एक्स कहा है, y इज इक्वल टू पी एक्स, अर्थात हमारा जो पॉलिनोमियल है वो किस पर है, पी एक्स है। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या भी किसकी निकल रही, पी एक्स की निकल रही। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो हम हमारे पास जो कर्व दिया होगा, अब देखिए ये जो कर्व है बच्चों, ये किसका है, ये द्विघात बहुपद का है। ठीक है, क्योंकि अगर ये रैखिक बहुपद होता तो एक सरल रेखा होती, तो ये किसका होता है, द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद का भी होता है। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि ये जो हमारा ये कर्व है, ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है। ठीक है, और वही हमारे क्या होंगे, शून्यकों की संख्या होगी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि पूछ किसके लिए रहा है ये। अगर इसने यहाँ पे पी एक्स लिखा हुआ है, पी एक्स के लिए पूछ रहा है, तो हम एक्स अक्ष को देखेंगे। अगर ये उल्टा करता, मान लो ये क्या करता है, एक्स बराबर पी वाई के लिए, ठीक है, तब हम वाई अक्ष को देखते हैं। ये ध्यान रखना है। वैसे ये आता नहीं है पेपरों में, बोर्ड में वैसे कम ही ये नहीं पूछा जाता है, पूछा तो यही जाता है, लेकिन फिर भी अगर कन्फ्यूजन कर दिया उन्होंने तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो कुल मिला के अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आते तो हम लिखेंगे सीधे से क्या है, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर कितने, 1 2 3, 3 बार ये एक्स अक्ष को काट रहे, तो इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी है बच्चों, 3 है। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं एक बार आपके सामने बुक दिखाता हूँ, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। देखिए ये एक्सरसाइज है 2.1, इसमें देखिए इतने सारे दे रखे इन्होंने, तो यही कह रखा, देखिए किसी बहुपद पी एक्स के लिए y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया है, या प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमने पी एक्स के लिए देखना है ना, तो बस हम एक्स अक्ष को देखेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो रेखा है ये एक्स अक्ष को नहीं काट रही, तो इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी है, 0 है। दूसरे में अगर हम देखेंगे तो ये इस प्रकार से काट रहे, इसने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है, यहाँ पे 1 बार काट रहा है, तो हम बोलेंगे शून्यकों की संख्या कितनी है, 1 है। इसमें देखेंगे बच्चों इसको कितनी बार काट रहा है, इसने 2 और 3 बार, 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसमें देखेंगे 2 बार, तो कितने हो जाएगी, 2, 1 2 3 4, इसमें 4, 1 2 और 3, तो शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ से सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो हमने अभी ये पढ़ा है, इससे अगर ग्राफ से आता तो सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर आ गया तो। ऐसा नहीं है कि आएगा, और इसको बच्चे वैसे मतलब 99% बच्चे इसको कर ही लेते हैं। वो थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया है। अब जो इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें उससे 100% क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब हम उसको पढ़ेंगे डिटेल में, तो बने रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए।
ठीक है। और अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी क्वेरीज है, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं कि कहाँ पे आपको कौन सा टॉपिक या कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में ना आया हो, मैं उसको दोबारा से समझा दूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।